Hello students, welcome to Sanjay Godavat, IT and Medical Academy. Here myself Ashish Vaskar, Senior Chemistry Faculty. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट बच्चों टॉपिक अपना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कैसे समझते हैं? तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ में एक वर्ड है आपका एफिनिटी। तो फर्स्ट वी विल क्लियर अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को स्टूडेंट्स एक जैसा ही समझते हैं, बट बच्चों एक्चुअली उसमें डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, बी क्लियर, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को जब कोई एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो बच्चों उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन नहीं बच्चों, उससे बोलते हैं अपन एक्सेप्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। तो जब कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स इन्फिनिटी पे हैं, उसको क्या कर रहा है बच्चों, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एफिनिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस एंड अट्रैक्शन लगभग सिमिलर टर्म्स हैं, बट उसमें एक थिन डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेगा लेकिन वापस से फिर वो रिलीज कर सकता है, लेकिन एफिनिटी के केस में इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लेगा तो बच्चों वापस से वो रिलीज नहीं करेगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी इज एक्सेप्टेंस, है ना, नोट डाउन करना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स अट्रैक्शन। यस, तो बच्चों हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशन को समझने के लिए। यस, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग एक टर्म और बच्चों बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इसको भी अपन क्लियर करते हैं कि बच्चों एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में क्या डिफरेंस है। करेक्ट है? तो जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जबकि बच्चों बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। दिस इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि बच्चों एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, बट ये बच्चों आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा क्या है तो सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम बच्चों अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस करेगा। करेक्ट है? तो जब वो एक्सेप्टेंस करेगा तो बच्चों उसको थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हेल्प से। लेकिन जब कोई एटम अपनी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो बच्चों उस समय मैथमेटिकल अप्रोच को लेते हुए, तो यहाँ से बच्चों अपन इस वैल्यू को यहाँ डिफाइन करते हैं, बिकॉज जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी चेंज होगी। बिल्कुल सही है। कोई भी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, उसके पहले की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स लेने से पहले की एनर्जी एटम की, और इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद की एनर्जी, जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, है ना, उस एनर्जी के डिफरेंस को बच्चों मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे अपन लिखते हैं डेल्टा एच इजी। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? ये डेल्टा एच का मतलब बच्चों क्या है? डेल्टा एच, डेल्टा मतलब बच्चों चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एच बच्चों क्या है? एच इज कॉल्ड एंथैल्पी। एच क्या बोलते हैं अपन? एंथैल्पी। और उसके बाद बच्चों इजी जो लिखा है, इस इजी का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन गेन। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है आपका इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से पहले की एनर्जी एटम की, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बाद की एनर्जी का जो बच्चों डिफरेंस आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा एच इजी। तो ओवरऑल बच्चों समझ में ये आ गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। तो इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग मैथमेटिकली बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एच इजी। इसको ज़्यादा बेहतर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे?
तो हम लोग चैप्टर बच्चों का आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, है ना, क्लास 12th का, उसके अंदर इसको हम लोग और अच्छे से डेप्थ में पढ़ते हैं। बाकी बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और समझने के लिए। तो डेफिनेशन की तरफ बच्चों मूव करते हैं कि एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इन्फिनिटी पे है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास बच्चों यहाँ पे किसी एटम का न्यूक्लियस है ना, और इस तरीके से इसके पास सेल्स प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास बच्चों यहाँ इन्फिनिटी बैठा हुआ है, तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस इस न्यूक्लियस के द्वारा, बात समझ में आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी पे बैठा है, इन्फिनिटी का मतलब बच्चों न्यूक्लियस से आपका 2 to 3 सेंटीमीटर दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसके लिए इन्फिनिटी डिफाइन होगा। तो जो भी बच्चों आपके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर होगी, मैं भी बोलूंगा एक्सेप्टेंस पावर, करेक्ट है, तो जो भी न्यूक्लियस की एक्सेप्टेंस पावर होगी इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना, तो उसी को बच्चों अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज जब कोई बच्चों आपका न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, तो डेफिनेटली बच्चों उसके पास, पहले मैंने कहा कि सपोज इसके पास प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी थी, मैंने कहा बच्चों प्रोटॉन्स की वैल्यू आपकी n थी, उस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी बच्चों कितना होगा, तो वो भी n होगा। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बच्चों इक्वल नंबर में होने की वजह से एटम बच्चों स्टार्टिंग कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, n+1। तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज विल मोर डोमिनेंट, और जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एनाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम है क्लोरीन, हम नॉन मेटल्स की तरफ चल रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली डिफाइंड फॉर द नॉन मेटल्स, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन करते हैं। तो बच्चों मेरे पास आपका Cl2 गैस है ना, और Cl2 गैस में क्या है कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा सिंगल बॉन्ड की हेल्प से। बैलेंसिंग बच्चों करते हैं, तो मैंने यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हम इसको अपन कैसे बोल सकते हैं कि बच्चों हाफ इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ पे सिंगल क्लोरीन का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहां से मेरे को मिल गया क्या, Cl सिंगल एटम, और हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है, दिस इज दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो भी कितना बच्चों हम लोगों ने कितना सप्लाई करेंगे, हाफ मोल सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा Cl2 बच्चों ब्रेक हो जाएगा और वहां से बन जाएगा हमारा क्लोरीन एटम गैसियस फेज में, है ना। तो दिस क्लोरीन एटम इज सिंगल आइसोलेटेड एंड गैसियस। तो ध्यान रखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली किन एटम्स पे काम करता है, जो एटम्स बच्चों सिंगल होने चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस फेज में होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये तीनों पॉइंट बच्चों एप्लीकेबल होने चाहिए। तो उन एटम्स पे अपन डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक्सेप्टेंस आ गया, इस क्लोरीन ने बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया सपोज, तो बन गया Cl- गैस की फेज में। बोलो बात क्लियर हो गई है। जैसे बच्चों मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है, एटम है, सपोज स्टार्टिंग में सॉलिड फेज में होगा, तो यहाँ पे देने पड़ेगी आपको, यहाँ से सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों यहाँ से आपका जो एलिमेंट एटम है वो गैस की फेज में आ जाएगा, नॉन मेटल्स, है ना, दिस इज एक्चुअली नॉन मेटल, ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे, जिससे कन्वर्ट किस्म हो जाएगा आपका M-1 के अंदर। बोलो बात क्लियर हो रही है। इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट बच्चों ये है, हम लोग यहाँ से एक पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट क्या है, यस, पॉइंट बच्चों यहाँ से ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एडिशन हुआ है इस क्लोरीन के साथ में, इन दोनों रिएक्शंस हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो बच्चों एडिशन हुआ है, तो किसी पर्टिकुलर मेटल एटम जो सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ से उसने ली होगी सब्लिमेशन एनर्जी, तो बच्चों मेटल गैस की फेज में चला गया। फिर यहाँ से इस मेटल बच्चों कन्वर्ट हो गया मेटल कैटायन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज किए होंगे। तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ से क्या डिफाइन हो रहा है, यहाँ से डिफाइन हो रहा है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। और उस केस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से रिलीज हुए, है ना, 1 मोल्स के इक्वल 6 इंटू, कोई रेफरेंस वैल्यू अपन ले रहे हैं, 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ मूव करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे
इस क्लोरीन की तरफ, ये क्लोरीन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये क्लोरीन के एटम्स भी बच्चों अभी कितने होंगे, तो ये भी आपके 6 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इतने आके जैसे बच्चों ऐड होंगे सिंगल सिंगल क्लोरीन के साथ में, तो बच्चों Cl- जो बनेगा उसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, आपके 1 मोल के। तो मैथमेटिकली अप्रोच ये अपन ने देखी कि बच्चों एक साइड कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और दूसरी साइड कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन आएगा किधर से, आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दोनों टर्म को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इन 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बच्चों यहां से मेरे पास है एक्स आपका गैसियस फेज में एटम, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहां से इसने गेन किया तो ये कन्वर्ट हो गया आपके एक्स माइनस के अंदर, है ना, दिस इज द एनाइन, है ना, एक्स माइनस गैस के अंदर। तो ये बच्चों यहां से फॉर्मेशन किसका हो चुका है, एनाइन का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ। अब जरा बात को समझना, जब कभी भी, एक मिनट इंपॉर्टेंट नोट करके बोल रहा हूं, जब कभी भी सिंगल, है ना, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस, है ना, एटम बच्चों मेरे पास है नॉन मेटल न्यूट्रल फेज में है, तो उसके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बराबर रहेगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बच्चों जब वहां एक्सेप्टेंस होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि उस केस में एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पे अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, प्रोटॉन्स के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आसानी से एप्लीकेबल होती है। तो बच्चों वहां पे अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो जब कोई सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को जब ले रहा होगा नॉन मेटल, तो उस समय हमेशा एनर्जी को रिलीज करता है। इसलिए बच्चों पहला प्रोसेस हमेशा क्या बोला जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक। अरे क्या बोला जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब वहां से एनर्जी बच्चों क्या होगी, आपकी रिलीज होगी। तो इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है एनायन। देखो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले ये एटम बच्चों गैसियस फेज में है, सिंगल है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। और जब इस एटम ने, इस न्यूट्रल एटम ने आपका यहाँ पे बच्चों ये क्या है, नॉन मेटल है ना, ध्यान देना, नॉन मेटल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन से लेगा तो यहाँ से बनेगा A- गैस के फेज में, तो यहाँ बच्चों इस केस में हमेशा एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हमेशा आपकी रिलीज होगी, एनर्जी हमेशा बाहर जाएगी। लेकिन सेकेंड केस में A-1 अगर बच्चों इसके साथ में इलेक्ट्रॉन सिंगल अपन ऐड करेंगे, तो अब बच्चों क्या हो चुका होगा कि अब इस एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा हो चुकी होगी। तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स अपन एक और ऐड करना चाह रहे हैं, तो भाई अब रिपल्सन चालू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब इस एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ चुका था, वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में हो जाएगा आपका रिपल्सन। तो अब इस केस में एनर्जी बच्चों निकलेगी नहीं, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती एंट्री कराने के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस केस में एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां प्रोसेस हो जाएगा आपका इंडोथर्मिक और यहां प्रोसेस रहेगा आपका एक्सोथर्मिक। तो बच्चों A-2 का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट इस केस में आपको प्रोसेस कैसा रहेगा, इंडोथर्मिक। बोलो सब ऐसे समझ लो, एक क्लासरूम है, उसमें सपोज मान के चलो बच्चों 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर 51 स्टूडेंट को एंट्री करवाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उतना स्पेस बन सकता है। लेकिन अगर आप अब सोचो कि और भी स्टूडेंट एंट्री करा दो तो अब मुश्किल हो जाएगी। बोलो बात समझ में, क्योंकि जगह पूरी तरीके से कंप्लीट फुल हो चुकी होगी। और ये बात क्लियर ना, इसलिए अब वहां पर जबरदस्ती धक्का लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को एंट्री कराने के लिए। अरे बात क्लियर होगी ना। इसलिए पहला प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, उसके बाद के प्रोसेस बच्चों सारे के सारे क्या होते हैं, इंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती उस एनाइन में एंट्री करवाने के लिए। जैसे बच्चों एग्जांपल आया फॉर्मेशन ऑफ O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। तो मेरे पास सिंगल एटम बच्चों है ना, आइसोलेटेड है, गैसियस है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट आया। मैंने बोला था हमेशा बच्चों एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन्स और इस ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एनर्जी हमेशा यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी और ऑक्सीजन माइनस की फॉर्म में आ चुका है। अब ये ऑक्सीजन -1 बच्चों अब इलेक्ट्रॉन्स को लेना चालू करेगा। तो अब इस O- में इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होंगे
और ये भाई साहब भी अंदर जाना चाह रहे हैं, तो अब इनके बीच में हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन तो होगा नहीं, एक्सेप्टेंस तो होगा नहीं। अब बच्चों यहाँ पे लगाना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे ये एंट्री करेगा। तो प्रोसेस कैसा हो गया अपना, एंडोथर्मिक हो गया, O-2 का फॉर्मेशन हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब बच्चों ध्यान देना, यहां से डायरेक्टली क्या फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि अगर ऑक्सीजन के साथ में इन दोनों को बच्चों अपन एक साथ अगर लिख सकते हैं तो इस तरीके से अगर लिख के आएगा कि ऑक्सीजन गैस की फेज में है, सिंगल है, आइसोलेटेड है, गैसियस है, तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन होगी। इलेक्ट्रॉन्स दो का बच्चों इसमें एडिशन हुआ, तो पहला प्रोसेस बच्चों कैसा होगा, पहला प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो होगा, एनर्जी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिलीज होगी, है ना। और सेकेंड प्रोसेस बच्चों कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। तो मैं बोलता हूं यहां बच्चों जब पहला प्रोसेस होगा तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी, सपोज बच्चों -10 यूनिट में एनर्जी आपके यहां से रिलीज हुई, लेकिन सेकेंड प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो बच्चों काफी ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ पे +20 यूनिट एनर्जी आपके यहाँ से सप्लाई होगी। करेक्ट है, तो दोनों को बच्चों ऐड करते हैं तो यहाँ से +20 देन बच्चों -10, तो आंसर आपको +10 मिलेगा। इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस बच्चों प्लस में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक। क्या होगा प्रोसेस आपका, एंडोथर्मिक। इसलिए बच्चों कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का जब एडिशन ऐसे लिखा जाएगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ में, तो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। बोलो सबको बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक साइज। अब आप अपने मन से बच्चों सपोज मान सकते हो कि मेरे पास 2-3 एटम्स हैं, किसी भी एटम का साइज अगर बच्चों किसी भी ऑर्डर में अगर दे रखे हैं, अगर एटम का साइज बच्चों इंक्रीज कर रहा है अपने मन से अगर मैंने किया कंसीडर, तो बच्चों यहाँ पे एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या हो जाएगा आपका, कम। मैंने कहा छोटे साइज का एटम है तो न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस काफी कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे क्लासरूम है, जो फर्स्ट रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसके ऊपर टीचर्स का ध्यान अधिक रहता है और बच्चों का भी ध्यान बोर्ड्स पे अधिक रहता है। करेक्ट है ना, बिकॉज बहुत नजदीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, लास्ट जो रो में बच्चे बैठे हैं तो उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, तो वो ध्यान कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसी भी एटम के सामने अगर जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर सा है कि जितना बड़ा साइज एटम होगा, छोटे साइज के एटम बच्चों देखो, छोटे साइज के एटम इतना है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठा है, अट्रैक्शन बहुत आसानी से होता रहेगा, एक्सेप्टेंस। जबकि बच्चों यहाँ पे मैंने कह दिया बड़े साइज का एटम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ है, तो देखो न्यूक्लियस और इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस आएगा वो बच्चों बहुत ही कम आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक्सेप्टेंस की वैल्यू काफी अच्छी आएगी, जिसकी वजह से एफिनिटी इनकी ज्यादा होगी स्मॉल साइज के एटम से कंपेयर टू बिगर साइज ऑफ एटम। तो बच्चों एफिनिटी यहाँ पे आपकी डिक्रीज रहेगी। तो एटॉमिक साइज की हमेशा एफिनिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट बच्चों आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बच्चों किससे, अट्रैक्शन पावर से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर किसी एटम का जेड इफेक्टिव बच्चों बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर। तो बच्चों वहां पे आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होना मतलब विल डिफाइन मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा बच्चों आता है स्कैनिंग कांस्टेंट। स्कैनिंग कांस्टेंट का मतलब है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब रिपल्सन बच्चों ज्यादा हो रहा है पहले से ही, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या लेना चाहेगा एटम, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब कि अगर बच्चों सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वहां पे बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब कि सिग्मा की वैल्यू ज्यादा मतलब रिपल्सन फोर्स की वैल्यू ज्यादा, और रिपल्सन फोर्स की वैल्यू अगर बच्चों ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या होगा, एफिनिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर इज पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना अधिक बच्चों अट्रैक्शन फोर्स होगा, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा, तो एफिनिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज, एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो इस तरीके से बच्चों समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाफ फील्ड इन फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मिनिमम एफिनिटी टुवर्ड्स अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बच्चों मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। मैंने कहा
कि बच्चे मेरे पास P3 और P6 दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए, इसमें से P6 बच्चों मोर स्टेबल है, फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेना चाहेगा, उसकी एफिनिटी 0 के आसपास आएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लेना चाहेंगे, इसलिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए बच्चों एफिनिटी कितना आएगा, 0। अरे क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है कि पीरियड टेबल के अंदर एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कैसे काम करता है। तो बच्चों पीरियड टेबल के अंदर दो पॉइंट हैं कि बच्चों लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं तो मेरे पास आता है पीरियड, और बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं तो मेरे पास क्या आते हैं, ग्रुप। अब पीरियड्स और ग्रुप में किस तरीके से बच्चों काम करता है एफिनिटी कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले बच्चों बात की जाए इन पीरियड लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो बच्चों इन हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल्स बच्चों कांस्टेंट रहेंगी, देयरफॉर चेंज इन साइज बच्चों यहाँ नेग्लिजिबल होगा, तो साइज करना पड़ेगा बच्चों नेग्लेक्ट। मतलब एटॉमिक साइज से पीरियड में कभी भी एफिनिटी डिफाइन नहीं होगी। अच्छे से लिख लो नोट बना के, किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिसाइड नहीं होगी क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ सेल्स वहां पे कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन सिग्मा इफेक्टिवली सील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो सिग्मा की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट रहेगी, ये भी हो जाएगा आपका निग्लेक्ट। तो अब बच्चों क्या है डिसाइड करने के लिए पीरियड में, तो इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अफेक्टेड बाय जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी बच्चों पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय दिमाग में रख के क्या चलना है, उस समय दिमाग में आपको जेड इफेक्टिव एंड बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दो पॉइंट्स को दिमाग में रखे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कभी भी क्वेश्चन सिग्मा से नहीं करना है पीरियड में, कभी भी क्वेश्चन एटॉमिक साइज से आपको नहीं करना है, ठीक है। किससे सॉल्व करना है, जेड इफेक्टिव से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल आया हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड, तो समझ में आ रहा है कि बच्चों हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से बच्चों दिख रहा है 1s2, है ना, 1s2। ये मतलब पहले से बच्चों आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कि इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा बच्चों हीलियम, बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आता है, तो बच्चों स्टेबल होने के लिए ये 1s2 में आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगा हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। बोलो बात समझ में आ रही है। इसीलिए हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी, लेकिन बच्चों जो आपका हाइड्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी हीलियम से अधिक डिफाइन की जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर, यस। अब बच्चों इसी को समझते हम लोग चलते हैं सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड के बच्चों जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ध्यान देते हैं बच्चों आंसर क्या बनना चाहिए। वैसे तो मैंने भी बोला था कि लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आंसर बच्चों क्लियर है कि आंसर तो हमारा ये होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा एफिनिटी वैल्यू तो आपकी नियॉन की होनी चाहिए थी, बट नियॉन बच्चों कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि नियॉन का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनर्ट गैस है ना। इनर्ट गैस मतलब यहाँ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चों नियॉन की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो बच्चों लगभग टेंस टू कितनी हो जाएगी आपकी, 0, क्योंकि वो स्टेबल है। नाइट्रोजन ये बच्चों हाफ फील्ड है, तो यहां भी बच्चों प्रॉब्लम होने वाली है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। बेरिलियम फुली फील्ड है बच्चों 2s2, ये भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करना चाहेगा। तो एग्जैक्टली बच्चों अपना आंसर क्या बनेगा, फिर ध्यान दो, तो नियॉन तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या गया, फ्लोरीन सबसे अधिक, देखो उसके बाद कौन सा, ऑक्सीजन, फिर कौन, कार्बन, फिर कौन, ध्यान दो बच्चों। अब यहां से अपने यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, फिर बच्चों आएगा लिथियम और बेरिलियम, और उसके बाद में चेंज होगा नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड आपका नियॉन। अब देखो इसको याद कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्टली इजी ट्रिक बोलता हूं। इसमें लिखा है फोक लिबन बिनी, क्या लिखा है, फोक लिबन बिनी। फोक देखो बच्चों FOC, फोक हो गया, उसके बाद लिबन, लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, लिबन, और उसके बाद में आपका विनी। इस तरीके से याद कर सकते हो आप, बहुत ही आसान सा है। तो क्या आंसर बन गया आपका, फोक लिबन बिनी। इस तरीके से आप इसको इस इजी ट्रिक से बहुत ही आसानी से, है ना, इस इजी ट्रिक से बहुत ही आसानी से सेकंड पीरियड से बच्चों क्वेश्चन जब भी आएगा
आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, फोक लिबन बिनी, जिससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लिखा है बच्चों, लिथियम इलेक्ट्रॉन्स एक गेन करके बोरोन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल, है ना, कन्फिगरेशन को डिफाइन करता है। लिथियम के 2s सबसेल की पेनिट्रेशन पावर बोरोन के 2p सबसेल से ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे लिथियम की वैल्यू देखो आप, बोरोन से आपकी एफिनिटी की ज्यादा हो रही है, उसके पीछे का आंसर आपके ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में ये ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन बच्चों कभी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए असर्शन रीजन के अंदर कि लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव बच्चों क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन जनरली बच्चों वर्ड यूज करना है, जनरली नॉट ऑलवेज, है ना। तो जनरली बच्चों एफिनिटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। अब चलते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जब बच्चों अपन ग्रुप में ट्रेवल करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर से बच्चों अपना आंसर निकालेंगे एफिनिटी का। तो एटॉमिक साइज तो बच्चों इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज बच्चों आपका डोमिनेंट होगा। साइज बढ़ने से बच्चों एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यस। तो जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा ये बच्चों दोनों बढ़ते हैं आपके सेम रेशियो में, जिसकी वजह से दोनों कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि बच्चों टॉप टू बॉटम आने पे प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी इंक्रीज होंगे तो बच्चों यहां से सिग्मा भी बढ़ेगा। तो सिग्मा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट होने के बाद में इनसे हम लोग कभी भी आंसर डिसाइड नहीं करेंगे जब भी हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ट्रेवल करेंगे। तो फिर बच्चों एटॉमिक साइज से अपन आंसर निकालेंगे। दूसरा, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगा, वो भी तो सिमिलर होता है। किसी भी ग्रुप में ट्रेवल करो तो सारे के सारे एलिमेंट का हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन तो सिमिलर ही होता है, तो बच्चों उससे भी आंसर हम लोग निकालेंगे नहीं। तो बात समझ में आ रही है, कौन सा फैक्टर बच्चों काम करेगा टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज। इसके बेस पर आंसर सॉल्व करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर मोर देन, yes this is the more than electron affinity of same second period elements। तो बच्चों सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड इन दोनों एलिमेंट्स में जब भी कंपैरिजन होगा तो उस केस में आपका एफिनिटी किसका ज्यादा होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे आया नाइट्रोजन, देखो ये सारे के सारे आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जबकि नीचे वाले एलिमेंट बच्चों कौन से हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो किसी भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से किसी भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड पीरियड वालों की, लेकिन सेम ग्रुप से बच्चों होनी चाहिए ना अभी, तो थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों ज्यादा होती है किससे, सेकंड पीरियड वालों से होती है। क्यों? इसका आंसर ऐसा कैसे बच्चों बताया हमने, इसका आंसर इसलिए बताया क्योंकि बच्चों थर्ड पीरियड के पास आपको मिलता है बच्चों यहाँ से 3D, जो पूरी तरीके से बच्चों क्या होता है, वेकेंट। और वेकेंट होने की वजह से जबकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास बच्चों आपका डी सबसेल तो होता नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स वेकेंट डी सबसेल दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स डी में भरने चालू होते हैं फोर्थ पीरियड से, लेकिन थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डी सबसेल आपको खाली दिखता है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो डी में एंट्री करेंगे ना, तो रिपल्सन मिनिमाइज होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन्स आके बच्चों रख जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है, यस। जिसकी वजह से बच्चों याद रख सकते हैं अपन कि किसी भी सेकंड पीरियड किसी भी थर्ड पीरियड के सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा अधिक होती है सेकंड पीरियड वालों से। लेकिन बच्चों क्वेश्चन आता है ऐसे मिला के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सबको मिला के क्वेश्चंस पूछता है बहुत बार, क्योंकि यहां से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको MI स्टार लगा दो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बच्चों डेफिनेटली बनते हैं। तो कैसे याद करेंगे, क्लोरीन की देखो थर्ड पीरियड की एफिनिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कौन सा, फ्लोरीन। ऐसे एरो बना के याद, उसके बाद सल्फर, फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सबसे कम किसका होगा आपका, नाइट्रोजन का। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी होती है, क्लोरीन की। बोलो सबको बात समझ में आ रही है। और इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, जिसमें बच्चों सबसे अधिक वैल्यू किसका हो जाएगा आपका, क्लोरीन का। उससे कम कौन होगा, फ्लोरीन। उससे कम कौन सा होगा, सल्फर। अभी सबने मिक्स करके दे दिए। फिर बच्चों यहां से ऑक्सीजन, फिर कौन सा आपका सिलिकॉन, फिर कौन सा कार्बन, फिर कौन सा फास्फोरस, और सबसे लास्ट में कौन सा, नाइट्रोजन। तो इनमें से बच्चों कोई भी 4 एलिमेंट्स लेता है और पेयर बना के ऑर्डर आपसे पूछता है
तो डेफिनेटली इस रूल्स को लगा के आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों मैंने कहा कि क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, इसके पीछे का आंसर क्या है? तो बच्चों ये है मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन 1:2, दिस इज N=1, N=2 सेकेंड सेल, यहाँ आएगा आपका 2:2 2p5। यहाँ बच्चों देखो क्लोरीन में आपका 1:2 2:2 2p6 3:2 3p5 3d0, अरे यही तो मैं बोल रहा था। तो बच्चों यहाँ पे आपका डी पूरा खाली है ना, अरे डी पूरा बच्चों वेकेंट है, डी पूरा वेकेंट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों भर भर के इलेक्ट्रॉन 10 तक ले सकता है। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से यहाँ एक्सेप्टेंस हो जाएगा, रिपल्सन भी नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ लिखा है आउटर सेल कितना है इसमें, सेकंड है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितना है इसमें, 8 है। एट प्रेजेंट बच्चों कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज बच्चों कैसा है, स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों कैसी हो जाएगी, हाई, जिसकी वजह से यहाँ पे मिलेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो एफिनिटी इसकी ऑटोमेटिक बच्चों कम होगी ना फ्लोरीन की। जबकि इन केस ऑफ क्लोरीन बच्चों आउटर सेल्स कितने हैं, थर्ड, एक अधिक है ना आपके फ्लोरीन से। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने ले सकता है, 18 है ना थर्ड में, क्योंकि एस के पास 2 आएंगे, पी के पास 6 हो सकते हैं और डी के पास 10 हो सकते हैं, हो गए ना 18, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एट प्रेजेंट बच्चों कितना है इसके पास, 2 + 5 इलेक्ट्रॉन 7 है। तो इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है ना अभी मैक्सिमम, अभी इलेक्ट्रॉन कितने और ले सकता है बच्चों, 11 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। इसलिए क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से बहुत ज्यादा हो जाती है। एटॉमिक साइज बच्चों लार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों काफी कम रहेगी, रिपल्सन फोर्स की वैल्यू कम होगी, और रिपल्सन फोर्स अगर बच्चों यहाँ पे कम होगा तो इसकी एफिनिटी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। अपना आंसर बच्चों क्या रहेगा, तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज स्मूथ, है ना, मोर देन फ्लोरीन, दिस इज दी मोर देन फ्लोरीन। नेक्स्ट बच्चों एक और आंसर कर सकते हो, ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ क्लोरीन देन फ्लोरीन। तो इससे भी बच्चों एफिनिटी क्या होती है आपकी, क्लोरीन की ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इसका साइज के बेस से बच्चों बोल सकते हो, है ना, इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, तो इसकी एफिनिटी बच्चों क्या रहेगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी, जबकि फ्लोरीन की कम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट बच्चों क्या है, इसका साइज छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो भी बच्चों क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है। यस। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे बच्चों किसी एटम ने, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इलेक्ट्रॉन से बच्चों गेन एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच यहाँ से आपका माइनस हो गया, है ना, डेल्टा एच आपका माइनस नेगेटिव हो गया, एनाइन बन चुका है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों मैं उल्टा बोलता हूँ, प्रोसेस रिवर्स करता हूँ, मैं एक्स माइनस से इधर लेके जाता हूँ, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ना, यस और नो। तो पहले वाले केस में एनर्जी बच्चों यहाँ पे अगर आपकी रिलीज हुई, तो सेकंड वाले केस में एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो तभी तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि फॉरवर्ड आएंगे तो एफिनिटी डिफाइन होगी, और बैकवर्ड जाएंगे तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी ना, क्योंकि एक्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो जाएगी। तो कहने का मतलब जितना एनर्जी यहाँ लगेगा उतना एनर्जी यहाँ लगेगा, तो दोनों केस में जो बच्चों एनर्जी होगी उसके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बाकी प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू बच्चों नेगेटिव में डिफाइन होगी, बट ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव में। तो मॉड में लिख देते हैं, तो मॉड में लिखने की वजह से बच्चों यहाँ पे आंसर कैसा रहेगा, हमेशा प्लस में, तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ एफिनिटी इन ऑक्सीजन फैमिली। तो बच्चों ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे कम हो जाती है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, है ना। और सबसे अधिक किसका होगा, सल्फर का, देन सेलेनियम, टेरोलियम, पोलोनियम, लास्ट आपका ऑक्सीजन। तो बच्चों तीसरा पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यहाँ बच्चों हमेशा वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। उसके पीछे का आंसर क्या है, तो नाइट्रोजन बच्चों स्मॉल साइज, ये आंसर टिक करना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और आपका यहाँ पे मिलता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलने की वजह से ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता है। तो पहले ही केस से इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एडिशन होगा बच्चों इस एन के साथ में, तो उस केस में आपका ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन केस है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में बच्चों एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। यस।
एप्लीकेशंस के बारे में बच्चों बात करेंगे एफिनिटी के, तो नॉन मेटेलिक नेचर इज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी अगर बच्चों ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, तो नॉन मेटेलिक नेचर भी क्या होगा आपका ज़्यादा। तो एफिनिटी अधिक मतलब नॉन मेटेलिक नेचर भी क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ठीक है, कोई भी मेटल कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जितना जल्दी से गेन करेगा तो बच्चों उसका नॉन मेटल प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, ये भी डिपेंड करती है। एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सेप्टेंस अगर बच्चों ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब बच्चों क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना भी है, 0। इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो बच्चों आराम से x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों -1 हो गया, तो 0 से -1 हुआ मतलब बच्चों आपका रिडक्शन हो गया, सेल्फ रिडक्शन। और जिस एलिमेंट का सेल्फ रिडक्शन होता है, जिस एलिमेंट का बच्चों सेल्फ रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं उतना ही आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाले एटम्स के या लोगों को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन दैट शोज हाईएस्ट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू द एटम। तो पहला बच्चों हाफ फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये प्रोसेस हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक। नेक्स्ट देखो यहाँ से आपका P4, नेक्स्ट है आपका P6। P6 देखो बच्चों, P6 भी फुली फिल्ड है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यहाँ से भी आंसर डिफाइन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बच्चों P4 एंड P5, तो मैंने आपको सिखाया था P5 बच्चों आपका क्या हो गया है, हेलोजेंस हो गया है, और P4 बच्चों आपका जस्ट इसके पीछे का हो चुका है। इसका मतलब कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं, और इस केस में दिख भी रहा है कि 1s2 2s2 2p4, यहां से आपका 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एक गेन करके ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नोबल गैस की तरफ, है ना, 2p6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि एफिनिटी की वैल्यू बच्चों सबसे हाईएस्ट किस में आपकी रिलीज होगी, तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ ए बी कॉमा सी एंड डी, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सभी की बच्चों वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पे, -135 -60 -200 -348 किलोजूल पर मोल। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बी, इन वैल्यूज के बेस से बताना है कि बी का आंसर कौन सा आएगा। मतलब ज्यादा एनर्जी, देखो एक बात समझ जाओ, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा मतलब आपका प्रोसेस उतना अधिक एक्सोथर्मिक होगा, और जितना प्रोसेस बच्चों एक्सोथर्मिक होगा वहां पे वो एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना बच्चों एटम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन करना चाहेगा, एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर डेल्टा एच इजी की वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो गई तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद नहीं करेगा, वहां पे एफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो बच्चों सबसे लेस नेगेटिव वैल्यू किसकी है, -60 दिख रहा है, तो -60 बच्चों दिखने का मतलब है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कौन सा है, ये तो P5 स्टेबल नहीं हो सकता है, P4 भी स्टेबल नहीं है, P2 भी स्टेबल नहीं है, तो आंसर आएगा आपका P3। P3 इज हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होने की वजह से लेस एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन ऑफ द हैलोजेंस। तो बच्चों हैलोजेंस को लेके बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें आपके सही नहीं होंगे। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन फॉर द हैलोजेंस, फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि हायर न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू बच्चों ऑब्वियसली इसकी हाई होती है, एफिनिटी वैल्यू इसकी हाई डिफाइन होती है। उसने पूछा इज नॉट द रीजन, ये तो रीजन होता है। लार्जर एटॉमिक साइज बच्चों छोटा होता है ना, तो ये इसका आंसर एक बन जाएगा सेकंड वाला, इट्स नॉट ए रीजन। इजी टू गेट ऑक्टेट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी बच्चों इसका आंसर आपका नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर रीजन है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है तभी बच्चों वो वैल्यू को यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है। हाफ फील्ड बच्चों डिफाइन नहीं होता इधर, है ना, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज एंडोथर्मिक,
तो नोबल गैस के लिए बच्चों डेफिनेटली एंडोथर्मिक होता है, बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद नहीं करेंगे। एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, नहीं, क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है बच्चों फ्लोरीन से, है ना। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, तो सल्फर की वैल्यू बच्चों ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये भी आपको ठीक लिखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस की वैल्यू बच्चों ज्यादा होती है आपके नाइट्रोजन से। तो कौन कौन से स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो आपका फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, तो कौन सा रॉन्ग हो गया आपका फोर्थ, इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रिक्वायर्स फर्स्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड सेकंड एंडोथर्मिक स्टेप, यस। तो फर्स्ट बच्चों इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे डेल्टा एच माइनस, सेकंड आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के आपके एनाइंस के द्वारा, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। तो दिस इज बिकॉज ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि बच्चों सेकंड आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, फर्स्ट में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन माइनस हैज कंपैरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन माइनस का साइज, तो साइज के बेस पर आंसर डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड है बच्चों ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की बच्चों हाई एफिनिटी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है ना, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट है। थर्ड है कि ऑक्सीजन माइनस आयन, ऑक्सीजन माइनस आयन विल टेंड्स टू रेजिस्ट एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन पहला लेगा तो एनर्जी रिलीज होगी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, बट सेकंड लेगा तो बच्चों रिपल्सन आएगा, है ना। और लास्ट है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ, yes this is the negative sign of fluorine, chlorine, bromine, iodine, atomic number is this, तो आंसर बच्चों याद रखो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नेक्स्ट है कि रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा रहेगा। फर्स्ट है कि एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑफ फ्लोरीन, यस ये आपका सही दे रखा है, क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होती है। सल्फर की भी बच्चों आपको देखो वैल्यू अधिक मिलती है फॉस्फोरस से। थर्ड है स्ट्रोंशियम इज मोर देन ऑफ कार्बन, ठीक है, यस। नेक्स्ट है आपका यहाँ से एफिनिटी ऑफ नियोन इज मोर देन ऑफ फ्लोरीन, तो नियोन की वैल्यू बच्चों पहले से बहुत कम होती है, तो आंसर कौन सा आएगा आपका फोर्थ आएगा। क्लियर है, यस। यहाँ पे स्ट्रोंशियम में सिलिकॉन है, दिस इज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की वैल्यू बच्चों पहले से ग्रेटर कैसे होती है, कार्बन से, बिकॉज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्लियर हुआ, यस, थैंक यू। तो